प्यारे बच्चों, अगर आप रेलवे से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी, अल्पटेक, ग्रुप डी, जेईई, आरपीएफ, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो हर क्वेश्चन को हम लोग बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। कह रहा है तल 3x - 4y - 2z = 6 द्वारा निर्देशांक अक्षों के साथ निर्मित अंतःखंड क्या होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सब ऑप्शन में 3 वैल्यू दी हुई है, हमें निकालना है ए बी सी का मान। अब ए बी सी क्या होता है, ये अंतःखंड क्या होता है। तो दोस्तों किसी भी तल पर जो अक्षों के साथ निर्मित अंतःखंड होता है, उसका जो सूत्र होता है वो होता है x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1। अब हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, अब जो ये समीकरण दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, इस रूप में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे आपका दिया हुआ 3x - 4y - 2z बराबर 6 दिया हुआ है। एक काम करते हैं, पहले जो आपका राइट साइड है ये 6, इसको हम 1 बना देते हैं, क्योंकि हमारा जो समीकरण है जिससे हमें कंपेयर करनी है वहाँ पे 1 दिया हुआ है। तो सब में हम क्या करते हैं, 6 से भाग दे देते हैं। क्लियर। अब काट लीजिए, जो कट रहा है यहाँ पे काटेंगे 3 दूना के 6, यहाँ से काटेंगे 2 से कटेगा 2 3 6, यहाँ से काटेंगे तो 3 कटेगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बचेगा आपका x/2 माइनस, इसको हम क्या y/में 3/2 नहीं लिख सकते। इस 2 को जो ये ऊपर दिया हुआ है 2, उसको हमने क्या किया 3 के बटे में ला दिया, क्योंकि ये पुनः 2 ऊपर जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि टोटल इस रूप में, इस समीकरण के रूप में जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर चूंकि ऑलरेडी z/3 दिया हुआ है तो इससे कोई मतलब है ही नहीं, बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी हमें 6 से भाग देना है, सब जगह दिए हैं। तो अब यहाँ पर माइनस का मैटर है, तो माइनस इसको प्लस बना देते हैं और इस वाले को माइनस। यहाँ पर भी वही करते हैं, यहाँ पे प्लस बना देते हैं और यहाँ पे माइनस। अब कंपेयर कर लीजिए इन दोनों से, कोई दिक्कत। यहाँ पर a बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा आपका -3/2 हो जाएगा। c बराबर आपका क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। बस यही जो आंसर आपको दिख रहा है ऑप्शन में, उस पर टिक लगाइए फटाफट। देखिए तो किसमें दिया है, 2 -3/2 -3, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत हुई, कितना भी टफ निर्देशांक ज्योमेट्री हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, अलजेब्रा हो या मेंसुरेशन का क्वेश्चन, यही 4 मेन टॉपिक मैंने इस वीडियो में उठा करके लाया हूं जो टफ क्वेश्चन माने जाते हैं, और उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग चुटकियों में उड़ाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कह रहा है भूमि पर किसी मीनार के शीर्ष बिंदु से, भूमि पर किसी मीनार के, मान लीजिए कि इस तरीके से भूमि है और इस पर ये मीनार है। भूमि मान लेते हैं कि यहाँ पर ए है और बी है अक्ष, भूमि वाला अक्ष, और ये मीनार की ऊंचाई BC मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि भूमि पर किसी मीनार के शीर्ष से 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक हैं। अब कह रहा है कि इस तरीके से मीनार की चोटी से एक 18 मीटर की दूरी पर जो उन्नयन कोण बन रहा है, और एक क्या बन रहा है 32 मीटर की दूरी पर, यानी यहाँ से यहाँ तक जो 32 मीटर की दूरी पर बन रहा है, और एक 18 मीटर की ये दूरी। ये दोनों कोण क्या है, ये दोनों कोण क्या है, उन्नयन कोण पूरक है। ये दोनों उन्नयन कोण पूरक है। पूरक कोण का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए कि ये कोण थीटा है और ये कोण कुछ और मान लेते हैं, जैसे बीटा मान लेते हैं, तो थीटा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत। अब यहाँ पर पूरक कोण दिया हुआ है, तो मान लीजिए कि एक को तो थीटा मान लेते हैं, इस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आप कहेंगे कि 90 - थीटा कर दीजिए। यानी इस बीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस बीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्या 90 - थीटा नहीं लिख सकते। कोई दिक्कत यहाँ पर हुई, हाँ या ना, बोलिए फटाफट। अब मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई यहाँ से हम मान लेते हैं क्या h। बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए जिस तरफ वैल्यू मालूम हो उस हिसाब से एंगल लगाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर कड़ मालूम होती और यहाँ पर ऊंचाई मालूम होती, तो उस हिसाब से हम साइन लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आधार और लंब है, तो इसीलिए हम tan का यूज़ करेंगे, क्योंकि tan ही बराबर होता है लंब बटे में आधार। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan 90 - थीटा लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, एक काम कीजिए, tan 90 - थीटा ही पहले लगा दीजिए, tan 90 - थीटा। अब इस त्रिभुज की बात हो रही है, देखिए इस वाले त्रिभुज की, इस वाले त्रिभुज में आपकी ऊंचाई h दी और लंब कितना है, h है, और आधार कितना है दोस्तों 18 है। अब tan 90 - थीटा बराबर क्या होता है, आप कहेंगे cot थीटा होता है। तो cot थीटा बराबर आपने निकाल लिया कितना, cot थीटा बराबर आपने कितना निकाल लिया, h/18। चलिए ठीक है। अब इसी तरीके से tan जो है थीटा बराबर निकाल लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो tan थीटा बराबर कहेंगे आप h/32 हो जाएगा। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो काट tan कट करके 1 बच जाएगा, और इस साइड क्या बचेगा आपका h² बटे में
8 गुणे 32 बराबर 1 होगा कि नहीं, हाँ या ना, फटाफट बोलिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो काट थीटा और टेन थीटा कट करके 1 होगा कि नहीं, ये बेसिक चीज पता होनी चाहिए आपको। काट थीटा बराबर आप जानते हैं कि 1/tan थीटा होता है कि नहीं, इंटू टेन थीटा कैंसिल, एक बचा और उस साइड एच का स्क्वायर होगा, एच स्क्वायर मैंने लिख दिया, अब बट्टे में 18 गुणे 32 मैंने लिख दिया। देखिए 8 बनाया था, सॉरी 18 गुणे 32 लिख दिया। अब यहाँ पर एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर 18 गुणे 32 नहीं हो जाएगा, या एच बराबर √18 गुणे 32 नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 18 को 9 गुणे 2 लिख सकते हैं तो बाहर निकलेगा 3, यहाँ पर 16 गुणे 2 लिख सकते हैं तो बाहर निकलेगा 4, 16 बाहर निकला 4, 9 बाहर निकला 3 और 2 बन गया तो उसमें से एक बाहर निकला, 1 बाहर निकल जाएगा। गुणा कर लीजिए, चाहते हैं 12 दूना के 24, ऑप्शन देखिए 24 मीटर कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मीनार की ऊंचाई निकल गई, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या करा, दो लंबवृत्तीय शंकुओं को उनके आधारों के साथ जोड़कर निम्न संरचना बनाई गई। इस तरीके से आधार एक ही है और इस तरीके से संरचना बनाई गई है। ये क्या है, दो लंबवृत्तीय शंकु हैं। कह रहा है कि प्रत्येक के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या दोनों की 5-5 सेंटीमीटर है, यानी कि R1 बराबर भी 5 दिया हुआ है और R2 बराबर भी 5 दिया हुआ है। यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली क्योंकि बेस आपका एक ही है दोनों शंकु का, तो नहीं कहता तब भी हम मानते दोनों की एक ही त्रिज्या होगी क्योंकि बेस एक, आधार क्या दोनों का एक ही है, तो हर हाल में त्रिज्या बराबर होनी चाहिए। क्लियर है। और आगे कह रहा है और इस संरचना की कुल ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। देखिए कुल ऊंचाई यहाँ पर 24 सेंटीमीटर दिया है, तो क्या इसकी ऊंचाई इसकी आधी 12 नहीं होगी, इसकी ऊंचाई क्या इसकी आधी 12 नहीं होगी, दोनों की 12 हो जाएगी। H1 बराबर भी 12 हो गया और H2 बराबर भी आपका क्या हो गया 12 हो गया, दोनों की ऊंचाई। चलिए आगे क्या करें, इस संरचना का कुल आयतन घन सेंटीमीटर में कितना होगा। आप जानते हैं कि जो लंबवृत्तीय शंकु होता है उसका जो आयतन होता है वॉल्यूम, आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पर एक ही जैसे दो शंकु है तो बस 2 का गुणा कर दीजिए, काम खत्म हो चुका है, मान रख दीजिए। 1/3 गुणे, देखिए पाई का मान 3.14 दिया हुआ तो उसी का हम यूज करेंगे ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। गुणे पाई का मान रख दिया, आर है 5 गुणे 5 लिख दीजिए और दोस्तों क्या है एच है, ऊंचाई आपकी 12 दी हुई है और गुणे 2 को हम यहाँ पर बना देते हैं। चलिए फटाफट देखिए कट रहा है, काट लीजिए चीजों को, 12 4 से कट गया। अब यहाँ पर देखिए 4 5 20, 20 5 100 हो गया और 100 का मतलब ये हो जाएगा आपका 314 दूना 628, कितना हो गया 628 घन सेंटीमीटर में, तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा, काम खत्म। 628 देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। कितनी टाइम लग रही है दोस्तों, घड़ी देख करके अगर समझाना ना रहे, सिर्फ डायरेक्टली सॉल्व करना रहे तो कोई 10 से 15 सेकंड ज़्यादा समय नहीं ले रहा है। और ये सारे क्वेश्चन क्या माने जाते हैं, मैथ के टफ क्वेश्चन माने जाते हैं, आपको भी पता है। तो उन्हीं से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा और कैसे सॉल्व कर रहा हूँ देखते जाइए। आगे क्या कह रहे हैं, ABCDEF एक समषटभुज है और MBE 14 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि षटभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। MBE जो दिया हुआ है वो दोस्तों क्या है, आपका विकर्ण है। इस तरीके से समषटभुज है, सम का मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। इस तरीके से क्या कह रहा है कि एक समषटभुज है। ठीक है, इस सब षटभुज में क्या कह रहा है कि ABCDEF इस तरीके से है और इसमें BE कहाँ है, यहाँ पर देखिए BE इस विकर्ण की बात कर रहा है, इसका मान दिया हुआ है 14 दिया हुआ है। तो कह रहा है षटभुज का परिमाप क्या होगा। देखिए समषटभुज में जो भुजा होती है, मान लीजिए कि BCAD जो भी भुजा एक ले लीजिए, भुजा BC बराबर वो क्या होगी, विकर्ण की आधी हो जाती है। यानी विकर्ण आपका 14 दिया हो तो उसका आधा कर लीजिए यानी 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर क्या आ गई, भुजा आ गई। तो दोस्तों परिमाप क्या होगा, एकदम आसान है। जितना भी इसकी भुजा है, षटभुज में कितनी भुजा होती है, 6 भुजा होती हैं, तो परिमाप बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 6 गुणे 7, बस जितनी भुजा है उतना गुणा कर दीजिए, 7 6 42 सेंटीमीटर। यही तो परिमाप होता है, जितनी भुजाएं हैं उन सभी का योग। तो मैंने डायरेक्ट गुणा कर दिया, अब 7 + 7 + 7 6 बार कीजिए तो क्या जरूरत है, 6 से गुणा कर दीजिए, बात वही हुई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये तो बिना विदाउट पेन और पेपर वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित संयुक्त आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस आकृति का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल यहाँ से कैसे निकालेंगे। एक तरीका ये है कि इसको पहले अलग कर लीजिए, इस पोर्शन को, तब आसान हो जाएगा। बिल्कुल अब आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, एक आयत मान लीजिए, इस आयत को हम ABCD कर लेते हैं। ABCD का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और फिर एक त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज आपका जो है D के बाद E और F, DEF त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए बस। तो यहाँ पर DE इसका मान अगर निकल जाए तो मामला भी सेट हो जाएगा। तो उसका मान कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे टोटल 19 है और इतना 12 है, तो 19 में से 12 को घटा दीजिए, हो जाएगा, इसका मान 7 हो गया।
अब आयत का क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल पूछ रहा है आकृति का, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी है आयत की 19 है, चौड़ाई कितनी है 6 है। अब प्लस, और इस देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 गुणे आधार, आधार 6 दी हुई है, आधार गुणे ऊंचाई वो 7 दी हुई है। बस हो गया आपका काम, हो गया, कोई दिक्कत? तो 2 से काट दीजिए 3, फट कैलकुलेशन कर लीजिए, 19 छक्का आपका 114 हो गया। आप प्लस 7 तरीके 21 कितना हो गया, 5 3 135 वर्ग इकाई। देखिए कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि के का मान क्या है जिसके लिए समीकरण इतना और इतने का कोई हल नहीं है। तो आप जानते हैं दोस्तों, जब इसका कोई हल नहीं है तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट इक्वल टू ये रहेगा c1/c2। जब ना कोई हल नहीं है तो कंडीशन ये बनेगी कि नहीं बनेगी? कोई यहाँ तक दिक्कत हुई? जब दोस्तों कोई हल नहीं रहेगा तो a1/a2 बराबर b1/b2 तो रहेगा, लेकिन बट नॉट इक्वल टू c1/c2 रहेगा। तो क्या कह रहा है, के का मान निकालना है। तो यहाँ पर आप जो है ax² प्लस bx प्लस c द्विघात समीकरण से तुलना कर लीजिए एक एक समीकरण की। तो पहले वाले अगर समीकरण की तुलना करते हैं, पहले वाले समीकरण की, तो पहला वाला समीकरण आपको मैं दिखा दूँ कलर चेंज करके, ये वाला है। पहले वाले समीकरण की अगर हम तुलना करते हैं तो ये वाला समीकरण पहला है, इसमें a1 मान लेंगे और दूसरे समीकरण वाले को a2 वाला मान लेंगे, यानी b2 c2 मान लेंगे, और उसमें a1 a2 a1 b1 c1 मानेंगे। तो चलिए a1 की वैल्यू दोस्तों निकालेंगे, 16 है तो 16 रख दीजिए बटे में, a2 की वैल्यू 12 है, 12 रख दीजिए। देखिए a2 की वैल्यू यहाँ पर है, a1 की वैल्यू यहाँ पे 16 थी, बराबर b1 क्या दोस्तों दिया हुआ है, b1 की वैल्यू देखिए माइनस जो दिया रहेगा उस पर ध्यान दीजिएगा, माइनस क्या है 12 है, बटे में b2 क्या है k है, फिर नॉट इक्वल टू c1 क्या है दोस्तों 9 है, और इसमें c2 क्या है -11 है। अब यहाँ पर नॉट इक्वल टू वाले को छोड़ देंगे, उसका कोई मतलब ही नहीं, जब नॉट इक्वल टू तो उसको छोड़ दीजिए, बाकी इन दोनों समीकरण से हल कर लीजिए। यहाँ पे 12 का गुणा हो जाएगा, चलिए देखते हैं के बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, हाँ ठीक है। यहाँ पे कर लीजिए 12 बरैया में 144 माइनस 144 बट्टे में 16, 16 9 144, चलिए -9, ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अलजेब्रा का ये भी क्वेश्चन है। कर यदि a + b + c बराबर 17, a b c बराबर 168, a b b c c a बराबर 94 हो तो इसका मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम मान निकालेंगे a² प्लस b² प्लस c² का। किसका मान निकालेंगे, a² प्लस b² c प्लस c² बराबर आपका क्या होता है, a प्लस b प्लस c का होल का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है, यहाँ तक ab प्लस bc प्लस ca। अब मान रख दीजिए जिसका मान मालूम है। देखिए a प्लस b प्लस, देखिए मैंने ये क्यों मान a² प्लस b² प्लस c², क्योंकि a³ प्लस b³ प्लस c³ के जो सूत्र होता है उसमें इसका यूज आने वाला है, तो पहले हम इसका मान हर हाल में निकालेंगे। अब यहाँ पर a प्लस b प्लस c की वैल्यू 17 का दिया हुआ, तो 17 का स्क्वायर करेंगे 289 हो जाएगा, माइनस a b b c 94 दिया हुआ, तो 94 का दूना कर दीजिए, 8 9 दूना 18, 100 दोस्तों कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत? अब घटा लीजिए, आपका आएगा क्या 101। चलिए a² प्लस b² प्लस c² का मान आ चुका है। अब निकालते हैं हम, पूछ क्या रहा है, a³ प्लस b³ प्लस c³ का मान। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर आपका हो जाएगा a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है, यहाँ पे चूंकि ये पेन सही नहीं चल रही बहुत सही, इसलिए बहुत ज़्यादा इससे नहीं लिख पा रहे हैं हम लोग ca। चलिए ठीक है, इस तरीके से आपने लिख लिया इसका सूत्र। अब सबकी वैल्यू सिर्फ पुट करना और कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पर पुट कीजिए, देखिए a प्लस b प्लस c 17 दिया हुआ है, 17 रख दीजिए। a² प्लस b² 101 दिया हुआ है, 101 में से ab bc ca कितना दिया हुआ दोस्तों, 94 दिया हुआ, उसका मान निकाल लीजिए फटाफट। घटा करके 101 में से 94 को घटाएंगे 6 1 7 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसका गुणा कर लीजिए, 7 7 49, 7 1 7, 7 4 11, 119 हो गया। और ए बी सी की वैल्यू भी दिया हुआ कितना, 168। 168 का 3 गुना करके 119 में जोड़ दीजिए, यानी a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर क्या हो जाएगा आपका 119 प्लस
168 दिया हुआ है ना ABC की वैल्यू, तो रखिए इसमें 3 वाड़े 24, 36 के 18, 18 दो 20, और ये हो जाएगा 3 एकने 3 दो 5, कितना हो गया दोस्तों यहाँ पर 623। 623 ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए बी इज द राइट आंसर। क्लियर होगी? थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना था, और ये 2-3 सूत्र ऐसे जो आपको याद करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। तो ये वाला है पहला वाला जो कि A² + B² + C² के रूप में दिया हुआ है, इस पे क्वेश्चन फंसते हैं दोस्तों। और फिर ये वाला जो आपका दिया हुआ है ये 2 सूत्र याद कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सिर्फ उसमें मान रखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, SSC के भी बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, रेलवे के एग्जाम में पूछता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। यहाँ पर चलिए उठा लेते हैं। क्या कह रहा है कि इतना का मान दिया हुआ तो इसका मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि A+1/A का होल का स्क्वायर, पहले तो आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि A³ + 1/A³ का सूत्र किस रूप में होता है। तो उस हिसाब से आप पहले उनके मान निकालेंगे जिस हिसाब से इनका सूत्र होता है A³ + 1/A³ का। तो हमें निकालना है पहले A + 1/A की वैल्यू। तो होल का स्क्वायर जो सूत्र होता है वो होता है A² 1/A² + 2A। अब मान रख दीजिए A² + 1/A² इतने का, ये होता है 3, और यहाँ पर A मैंने लिख दिया, सॉरी यहाँ पे A नहीं होगा, सिर्फ 2 होगा, क्योंकि A² 1/A² का गुणा करेंगे तो वो कट जाएगा ऊपर नीचे से, सिर्फ 2 बच जाएगा। A + B के होल का स्क्वायर का सूत्र ही मैं यहाँ पे लगाया हूँ, कुछ एक्स्ट्रा काम मैंने नहीं किया है। चलिए यहाँ पर दोस्तों मान रख दीजिए 3 होगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, यानी कि A + 1/A की वैल्यू कितना हो जाएगी, √5 हो जाएगी, क्योंकि 5 आएगा कड़ी में चला जाएगा। आप जानते हैं कि वर्ग हटाते हैं तो दूसरी साइड वाला क्या चला जाता है, √ चला जाता है। अब A³ + B की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका मान होता है A³ + B³ का जो सूत्र होता है, पहले कोष्टक में मूल पद सचिन्ह, यानी कि A + 1/A, दूसरे कोष्टक में पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग धन दोनों संख्याओं का गुणनफल चिन्ह बदल के, और दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, और चिन्ह बदल के यानी -1। अब मान रख दीजिए अब इसका मान आपका √5 आया हो, और A² + 1/A² की वैल्यू 3 है, 3 में से 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा, 2 करने में 5, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² + px - 15 = 0 हो, तो द्विघात समीकरण इतने का मूल -5 है, तो p और k का मान क्या होगा। कुछ करना आप लोगों को नहीं है, जो मूल -5 दिया हुआ है पहले कोष्टक को, पहले समीकरण को उठाइए और उसमें x की वैल्यू की जगह -5 रख दीजिए। तो पहला इक्वेशन 2x² है, x² की जगह हमें क्या रखना है, -5, x की जगह -5 रखना है, तो x² क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस p हो जाएगा, और ये यहाँ पर भी माइनस क्या करेंगे हम 5 कर देंगे, और यहाँ पे -15 है, ये है 0। यहाँ से पहले p की वैल्यू निकाल लीजिए, 25 दूना 50 हो जाएगा, 50 में से दोस्तों हमें 15 घटा देना है, 15 घटाएंगे 35 हो जाएगा, 35 यानी p बराबर क्या हो जाएगा आपका 35 बटे में दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो 35 बटे में 5, 5 7 35, क्या आ गया 7 आएगा, प्लस में आएगा कि माइनस में, ये भी देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों ये माइनस में चला जाएगा, -5p हो जाएगा, लेकिन ये जो हो जाएगा ये प्लस में आ जाएगा, स्क्वायर वाला ये 35 हो जाएगा, प्लस ही रहेगा, क्योंकि इसको हम उस साइड ले जाएंगे -5 को, तो प्लस में हो जाएगा, और ये क्लियर है, ठीक है, 7 प्लस आएगा। अब p की वैल्यू आपने निकाल ली। अब दूसरे इक्वेशन को हम उठाते हैं, p × kx² + x = 0 में p और किसकी वैल्यू रख देते हैं, k की वैल्यू निकालनी है, तो p और x दोनों की वैल्यू रख देते थे, यहाँ पे 7 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा kx² का मतलब k, और ये आपका कितना है 5 है, तो 25 के हो जाएगा, और माइनस, अब यहाँ पर दोस्तों क्या बचा हुआ है, x है, तो x की जगह -5 रख दीजिए, बराबर 0, 7 उधर जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए k बराबर क्या हो जाएगा आपका, k बराबर 5 बटे में 25 हो जाएगा, 5 बटे में दोस्तों क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए काट करके पॉइंट लगाएंगे, 50 हो जाएगा 2, यानी कि 0.2, 7 एंड 0.2 तो दोनों प्लस आ रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत, वही p और k की वैल्यू पूछ रहा था। नेक्स्ट देखते हैं अगला, कह रहा है x बिलोंग टू n, क्या कह रहा है x सच दैट x बिलोंग टू n का मतलब ये हो गया कि जो x की वैल्यू है वो बिलोंग करेगी n, यानी n नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं 1 2 3 4 5 6, ये सभी की सभी क्या है प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो कह रहा है कि इसका हल करें, इसका मान यानी x की हमें वैल्यू निकाल देनी है। चलिए करते हैं, x - 4 का होल का स्क्वायर है, इसको तोड़ दीजिए, x² + 4 चौको 16 माइनस 4 दूना के 8x हो जाएगा, और ये क्या है -36 ऑलरेडी है, बराबर 0। 36 घटा लेंगे तो 16 घटा लीजिए, देखिए कितना बचेगा 20 बचेगा, यानी कि x² - 8x - 20 बराबर 0।
यहाँ तक क्लियर हो गई? कोई दिक्कत यहाँ तक? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों इसको भी गुणनखंड करके उसी हिसाब से x की वैल्यू निकालनी है, तो गुणनखंड कर दीजिए इसका। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों? एक्स स्क्वायर माइनस इसका करेंगे तो 10 दूना 20, 10 और 2 के रूप में टूटेगा, यानी 10x प्लस 2x माइनस 20 बराबर 0। यानी कि आएगा क्या? एक कोष्टक में x माइनस 10 और दूसरे कोष्टक में क्या आ जाएगा दोस्तों? x, 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 2 बराबर 0। यानी कि x की वैल्यू 2 आएगी, एक तो आएगी -2 और एक आएगी 10। -2 लेंगे नहीं, क्योंकि पहले ही कह दिया कि x एस टू बिलोंग टू n, यानी n नेचुरल नंबर है, तो माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे, सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लेंगे। 10 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। कह रहा है कॉट a प्लस बी इंटू कॉट a माइनस बी बराबर 1 हो तो काट 2a बटे में 3 की वैल्यू क्या होगी? चलिए देखते हैं। यहाँ पर इसको उठा लीजिए। क्या कह रहा है? कॉट a प्लस बी। अब देखिए ये कॉट a माइनस बी को मैं क्या कर रहा हूँ? पक्षांतर करके इस साइड ले जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा कॉट a माइनस बी के रूप में। कोई दिक्कत यहाँ पर? हाँ या ना? अब ये आप लिख सकते हैं tan a माइनस बी के रूप में, क्योंकि tan की वैल्यू जो होती है काट का इनवर्स यानी उल्टी होती है एक दूसरे के, तो 1 अपन कॉट a को हम tan a माइनस बी नहीं लिख सकते। कोई यहाँ पर दिक्कत? हाँ या ना? बोलिए फटाफट। क्लियर है? चलिए ठीक है। अब यहाँ पर हम एक काम और करते हैं, इस tan को 90 माइनस थीटा के रूप में लिख देते हैं। तो क्या इसको आप कॉट 90 माइनस a माइनस बी के रूप में नहीं लिख सकते? कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इधर आपका क्या है? कॉट a प्लस बी है। अब ये कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी रह जाएगा। अब a प्लस बी में देखिए कुछ कट रहा है, मुझको तो लग रहा है b से b कट जाएगा, और यहाँ पर a बचेगा, तो इधर आएगा a, तो ये आपका 2a हो जाएगा। 2a बराबर 90 डिग्री, यानी a बराबर आपका 45 डिग्री हो जाएगा। a की वैल्यू निकल गई। अब काट 2a बटे में 3 का मान पूछ रहा था, तो काट 2a यानी 45 दूना के 90 बटे में 3। तो दोस्तों यहाँ पे काट लीजिए, 3 से काटेंगे, 3 3 के 9 यानी कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है? फटाफट इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। इतनी चीज़ें मैंने बता दी है, तो कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है वही ऑप्शन में से आपको आंसर बता देना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इतना तो अब अगर नहीं पता रहेगा तो फिर क्या पता रहेगा? कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है? कमेंट कीजिए। नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है कि cos x प्लस 1 अपान cos x बराबर 2 हो तो cos टू द पावर nx प्लस 1 अपान cos टू द पावर nx का मान ज्ञात कीजिए। कैसे इसको सॉल्व करेंगे ज़रा देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ये n टू द पावर जो n देख करके अगर आपको डर लग रहा है तो समझिए कि आप गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतना इजी इस पूरी वीडियो में क्वेश्चन कोई भी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन लगाया क्या? cos x प्लस 1 अपान cos x बराबर पहले कह रहा है 2 है। तो अब मुझको ये बताइए x की वैल्यू हम क्या रखें? x की वैल्यू हम क्या रखें कि दोस्तों यहाँ पर इसका मान 2 आ जाए। काश 90 मान का 2 होता है, काश 0 अंश का मान ही तो 1 होता है, काश 0 अंश का मान 1 होता है, तो x बराबर हम 0 रख देते हैं। तो काश क्या हो जाएगा? 0 प्लस 1 अपान काश 0। काश 0 की वैल्यू 1 प्लस 1 अपान 1 बराबर 2 होगा। यानी कि काश 0 की वैल्यू ही हर कंडीशन में क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ पर चूंकि x बराबर 0 ही इस जो है समीकरण को सेटिस्फाइड कर रहा है, x बराबर 0 का मान रखने पर यह समीकरण संतुलित हो रहा है, तो वही x का मान हर हाल में यहाँ पर भी रखना पड़ेगा। तो cos टू द पावर n0 प्लस 1 अपान cos टू द पावर n0, ये भी क्या होगा? 1 प्लस 1 अपान 1 बराबर 2 ही हो जाएगा। बस ये आपका आंसर हो चुका है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई बात? हाँ या ना? कोई दिक्कत यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का कहना है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डॉट 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 tan 89 डिग्री का मान क्या होगा? देखिए tan 89 से पहले क्या आया होगा? आप कहेंगे tan 88 आया होगा। tan 88 से पहले क्या होगा? आप कहेंगे tan 87 आया होगा। अब हम क्या करते हैं? इनके मान को कन्वर्ट कर देते हैं 90 माइनस थीटा के रूप में। आप जानते हैं कि tan 87 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या tan 87 को क्या हम कॉट, यहाँ पर देखिए इसको पहले एक बार लिख लूँ, उसके बाद मैंने कन्फ्यूज में tan 87 को क्या आप tan 90 माइनस 3 डिग्री नहीं लिख सकते? इसी तरीके से tan 88 को क्या आप tan 90 माइनस 2 नहीं लिख सकते? tan 89 को क्या आप tan 90 माइनस 1 नहीं लिख सकते? और ये tan 90 माइनस 3 क्या हो जाएगा? जैसे एक लाइन में लिख दूँ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डॉट डॉट डॉट। इसको हम लिख सकते हैं cot 3 डिग्री, cot 2 डिग्री एंड cot 1 डिग्री, क्योंकि tan 90 माइनस 3 क्या हो जाएगा? cot 3 हो जाएगा। tan 90 माइनस 2 cot 2 हो जाएगा।
tan 90 माइनस 1 काट 1 हो जाएगा। इसी तरीके से हम इधर की भी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और इधर की वैल्यू tan 4 हो जाएगी, इधर काट 4 हो जाएगी। अब tan 1 cot 1 की वैल्यू 1, tan 2 cot 2 की वैल्यू 1, 1 गुणे 1, 1 गुणे 1, 1 गुणे 1, ऐसे ही क्या हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि cot गुणे tan बराबर क्या होता है 1 होता है, क्योंकि दूसरे का उल्टा होता है, कट करके 1 बचता है। अब वही सारी चीज़ें कट कुटा करके हर हाल में क्या बच जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी देखिए आग बन करके आप 1 पे टिक लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे इस शानदार धमाकेदार टिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।